कहा कि उसने वीडियो एक दिन में नहीं बल्कि लगभग 3 घंटे में एडिट की थी। ये सुनकर माइंग सिवू थोड़ा निराश हो गया कि वीडियो सिर्फ 3 घंटे में एडिट की गई थी। उसका चेहरा देखकर पार्क ड्योकगू सोचने लगी कि उसे क्या हो गया है। माइंग सिवू ने पार्क ड्योकगू की ओर देखा। डांट पड़ने के डर से पार्क ड्योकगू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब दिया। इसके बाद माइंग सिवू ने पूछा कि वो काम कब शुरू कर सकती है। पार्क ड्योकगू ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझ लिया था और कहा कि वो तो अभी से काम शुरू करने के लिए तैयार है। आमतौर पर उसे एक वीडियो को एडिट करने में लगभग 8 घंटे लगते थे, लेकिन 3 घंटे में। अगर हर वीडियो को 3 घंटे लगेंगे तो इसकी कीमत कितनी पड़ेगी। माइंग सिवू ने कहा कि जैसा उसने विज्ञापन में बताया था, सप्ताह में 2 वीडियो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन कभी कभी वो 3 वीडियो भी अपलोड करता है और जाहिर है उसके लिए वो अतिरिक्त भुगतान करेगा। माइंग सिवू ने हाथ बढ़ाया और लगभग रोती हुई पार्क ड्योकगू की ओर देखा और कहा कि अब से वो उसके अधीन काम करेगी और मुस्कुराया। अचानक पार्क ड्योकगू ने जोर से कहा कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। तभी अचानक उनके आसपास सब कुछ जोर से हिलने लगा, जिससे पार्क ड्योकगू का सिर मेज से टकरा गया। तुरंत उसके बाद घबराए हुए लोग उनके पास से भागते हुए चिल्ला रहे थे, अंडरग्राउंड ब्रीच। अंडरग्राउंड ब्रीच। एक चेतावनी जारी की गई थी कि आसपास एक अंडरग्राउंड ब्रीच हुआ है। ये एक सी रैंक ब्रीच पाया गया, इसलिए पास के घरों के निवासियों को तुरंत खाली करने की सलाह दी गई। डरी हुई पार्क ड्योकगू ने अपने बॉस से कहा कि उन्हें भी तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम अभी से काम शुरू कर सकती हो। पार्क ड्योकगू ने माफी मांगी क्योंकि उसे अपने बॉस की सोच समझ में नहीं आ रही थी। माइंग सिवू ने अपनी नाक से एक टिश्यू फेंका और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। फिर उसने अपना फोन उसे पकड़ाया और कहा, चलो मेरे साथ आओ। पार्क ड्योकगू ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? माइंग सिवू ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? बेशक, पैसे कमाने। पार्क ड्योकगू हैरान रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो माइंग सिवू के पीछे दौड़ पड़ी। माइंग सिवू ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, पार्क ड्योकगू, कैमरा ऑन करो। तुरंत उसके बाद डंजन के गेट से ऑर्क्स बाहर निकलने लगे। उनकी ओर दौड़ते हुए माइंग सिवू ने चिल्लाया, राइस नूडल्स, बड़ा हिस्सा। और उसी पल माइंग सिवू ने एक सी रैंक ऑर्क को एक ही बार में फाड़ दिया। कैमरे की ओर देखते हुए माइंग सिवू ने दर्शकों से कहा, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशंस भी ऑन रखना। ऑर्क का खून अपने चेहरे से पोंछते हुए माइंग सिवू ने सोचा कि क्या अब वो सच में असली पैसे कमा सकता है। इसी बीच हंटर्स का एक समूह डंजन ब्रीच की जगह पर पहुंचा और तुरंत आसपास के लोगों की मदद करने लगा ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। अचानक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना और एक ऑर्क्स का सिर उनके सिरों के ऊपर से उड़ गया। हंटर्स ये देखकर दंग रह गए और सोचने लगे, ये क्या था? उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो नंगे हाथों से ऑर्क्स को मार रहा था और साथ ही नूडल्स के नाम चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में माइंग सिवू ने उन सभी ऑर्क्स को हरा दिया जो डंजन से बाहर आए थे। फिर वो लाशों के ढेर पर चढ़ा, अपना मुक्का हवा में उठाया और कैमरे की ओर मुड़कर बोला, अगर तुम्हें ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशंस ऑन रखना मत भूलना। घर लौटने के बाद पार्क ड्योकगू ने अपने बॉस के लिए नया वीडियो एडिट करना शुरू किया। वो सोचने लगी, ये आखिर है क्या और ये आदमी इतना मशहूर क्यों है? कमेंट सेक्शन में लोग हंसी से लोटपोट हो रहे थे और साथ ही ये देखकर हैरान भी थे कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कैसे नंगे हाथों से सी रैंक मॉन्स्टर्स को हरा रहा था। लोग ये भी कह रहे थे कि वीडियो बहुत साफ सुथरे तरीके से एडिट किया गया था। यहाँ तक कि वीडियो एडिट करने के बाद भी पार्क ड्योकगू को समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन एक बात वो यकीन से कह सकती थी, उसका बॉस यूट्यूब पर सच में एक पागल इंसान था। चेहरे पर हाथ रखकर पार्क ड्योकगू सोचने लगी, क्या मैं इस काम में कामयाब हो पाऊंगी? उसी समय पीछे उसके छोटे भाई बहन चिकन खा रहे थे और उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी ये बहुत स्वादिष्ट है, हमने तुम्हारे लिए भी कुछ बचाया है। छोटे भाई बहनों ने उसे साथ में खाने के लिए बुलाया। फिर उसकी छोटी बहन ने एक चिकन लेग उठाकर कहा, ये मेरा है। उसका भाई बोला, तुमने पहले ही एक खा लिया है, अब ये दीदी डूकू के लिए रहने दो। ये सब देखकर पार्क ड्योकगू मुस्कुराई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे मेहनत करनी होगी, कम से कम अपने छोटे भाई बहनों और अपने परिवार के लिए। वीडियो की एडिटिंग पूरी करने के बाद माइंग सिवू ने हथियार गढ़ने फौज का काम जारी रखा। कुछ मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक ठीक ठाक तलवार बना ली। ये वही इक्विपमेंट था जो उसने डंजन से मिले ऑर्क पार्ट से बनाया था। पिछली तलवारों से अलग ये सी क्लास मटेरियल से बनी थी, जिसका मतलब था कि इस पर भरोसा किया जा सकता था। उसकी डिवाइन मेटलर्जी स्किल 1.4% बढ़ी, जो अब 4.43% पर पहुंच गई थी। सिस्टम ने टिप्पणी की कि उसने डिसेंट क्वालिटी का इक्विपमेंट बनाया है जिसे मुफ्त में भी दिया जा सकता है। यह सुनकर माइंग सिवू खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संतुष्ट था क्योंकि उसकी मेटलर्जी स्किल 1.4% बढ़ी थी और ये गति वास्तव में अविश्वसनीय थी। किम सोयुन ये देखकर हैरान थी कि माइंग सिवू के हाथ में इतनी बढ़िया तलवार थी और उसने उसकी प्रशंसा की क्योंकि उसके हथियारों की गुणवत्ता दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। सीओ पालग्वांग भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे संभव है। आखिरकार जिसने मेटलर्जी शुरू किए हुए 1 महीने से भी कम हुआ है, वो इतने ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच गया? माइंग सिवू मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये सच भी था क्योंकि उसने अब तक हेफेस्टस की स्किल्स का 1/10वां हिस्सा भी नहीं सीखा था। किम सोयुन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस तलवार को बेचने का सोच रहे हो? सिवू ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही, और तुम तो जानती हो ना कि इसे कैसे बेचना है। किम सोयुन मुस्कुराई और बोली,
बस मुझे सब सौंप दो। और उसने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। सीओ पालग्वांग ने ये सब चुपचाप देखा। उसे ये सब ज्यादा पसंद नहीं आया। किम सोयन ने ध्यान दिया कि आज सिवू थोड़ा ज्यादा थका हुआ लग रहा था और पूछा, क्या ये सच है? सिवू ने हंसते हुए कहा, शायद। सोयन मुस्कुराई और बोली, इन दिनों तुम्हारी आंखों के नीचे के बैग्स तो नाक तक पहुंच गए हैं। ये सुनकर मैंग सिवू हल्के से हंस पड़ा, जिसके बाद किम सोयन ने मजाक में कहा, कभी कभी तो लगता है तुम इंसान नहीं, कोई ज़ॉम्बी हो, लेकिन अब फिर से इंसान जैसे लग रहे हो। असल में ये सब सच था। जब से पार्क डेओगू उसकी वीडियो एडिट करने लगी थी, उसे थोड़ी ज्यादा नींद मिलने लगी थी। हालांकि वो अब भी बहुत व्यस्त था। भले ही उसने खतरे के समय उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दी थी, फिर भी उसके पास खर्च और स्टाफ के लिए बहुत कम पैसे बचे थे। एडिटिंग के अलावा भी वो फील्ड में मदद करती थी और ये असल में एडिटर का काम नहीं था, इसलिए वो सोचता था कि उसे और ज्यादा भुगतान करना चाहिए। कैंग डोखियोल, जो इन सब चीजों की देखरेख करता था, वो तो एकदम बेकार आदमी था। फिर भी माइंग सिवू को पार्क डेओगू की एडिटिंग से कोई शिकायत नहीं थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी और वो उसके काम के लिए आभारी था। अचानक मैंग सिवू को याद आया कि वो कुछ भूल गया है। उसने मिस सोन से पूछा, उस मेडिसिनल हर्ब्स का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मंगवाए थे? किम सोन ने ताली बजाई, क्योंकि वो उसे भूल गई थी। तुरंत उसने एक बैग निकाला और कहा, ये वही सब कुछ है जो तुमने मुझसे मांगा था। आखिरकार ये तुम्हारा पहला रिक्वेस्ट था। माइंग सिवू ये देखकर हैरान रह गया कि उसने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे ला दिया, और बोला, ये तो वाकई कमाल है। किम सोयन मुस्कुराई और बोली, क्योंकि सोयन कंपनी केवल कोरिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स ही बेचती है। मैंग सिवू ने पूछा, इसका मतलब क्या है? फिर उसने पूछा, ये सब कितने का पड़ेगा? किम सोयन ने अपने फोन पर सब कुछ देखा और बोली, कुल कीमत है 2124 मिलियन वन। ये सुनकर मैंग सिवू के दिमाग में 0 और 1 के झुंड घूमने लगे। 2 और 12 मिलियन, ये बहुत बड़ी रकम थी। किम सोन ने कहा, क्योंकि ये तुम्हारा ऑर्डर है, मैं इसे 200 मिलियन वन में दे दूंगी, लेकिन अगली बार कोई डिस्काउंट नहीं होगा। मैंग सिवू ने किम सोयन को धन्यवाद कहा। उसके बाद किम सोयन ने पूछा, इतनी सारी मेडिसिनल हर्ब्स का तुम करोगे क्या? माइंग सिवू ने झेपते हुए जवाब दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हैं। कुछ समय बाद हुआटुओ ने समझाया, हर्बल मेडिसिन से मतलब है उन प्राकृतिक औषधियों से जो पशु पौधों या खनिज स्रोतों से शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती हैं। इनकी मुख्य श्रेणियां होती हैं डिकॉक्शंस, पाउडर्स, टैबलेट्स और क्रीम्स। हर्ब्स असल में पौधों की जड़, तना, छाल, फल और बीज होते हैं जिनका मेडिसिनल इफेक्ट होता है। हालांकि ये मात्रा में छोटे होते हैं, लेकिन कॉम्पाउंड प्रिपरेशंस में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है, इसलिए इन्हें किसी एक स्थायी रूप में हर्ब्स कहना गलत है। मैंग सिवू ये सुनकर सोचने लगा, आखिर हुआटुओ बोल क्या रहा है? अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वो डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन में अपनी मास्टरी नहीं बढ़ा पाएगा। सिस्टम ने सूचना दी, तुमने उच्च ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हारी इनसाइट स्किल 1.4% बढ़कर 8.7% हो गई है। ये देखकर माइंग सिवू चौंक गया। सिर्फ ये वीडियो देखकर भी स्किल बढ़ गई? अचानक उसके मन में एक विचार आया। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब उन मेडिसिनल हर्ब्स के अध्ययन और प्रयोग से संबंधित है जो बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। सिस्टम ने सूचना दी, तुमने हर्बल मेडिसिन की परिभाषा समझ ली है। डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन की मास्टरी अब 0.4% तक पहुंच गई है। माइंग सिवू ये देखकर हैरान रह गया कि उसने सब कुछ सही सही समझ लिया। फिर उसने सोचा, हुआटुओ इतनी बातें जटिल क्यों बना देता है? 0.4% मास्टरी हासिल करने के बाद उसने औषधि तैयार करना शुरू किया और एक डिकॉक्शन बना लिया जो सिस्टम के अनुसार उसके शरीर के लिए लाभदायक था। उसकी मास्टरी 0.5% बढ़कर 0.9% हो गई। वो डिकॉक्शन को देखकर सोचने लगा, क्या ये सच में पीने योग्य है? अगर ये शरीर के लिए अच्छा है तो क्या ये नुकसानदायक भी हो सकता है? फिर भी उसने पीने का फैसला किया। उसने कटोरा उठाया और एक ही घूंट में सारा डिकॉक्शन पी गया। ये डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन से बना है, ये मुझे नहीं मार सकता। अगले ही पल मैंग सिवू जमीन पर गिर पड़ा और सारा डिकॉक्शन फैल गया। अब उसके लिए सबसे बुरी बात थी, उसने इस पर जितना पैसा खर्च किया था, हर्ब्स की कीमत सच में बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आई। माइंग सिवू ने फोन उठाया और देखा कि डिकॉक्शन पीने के बाद उसकी सुपर पावर 0.01% बढ़ गई थी। वो ये देखकर दंग रह गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सब 3 सेकंड से भी कम समय में हुआ था। मैंग सिवू ने यहां तक सोचा, क्या मैं बचे हुए डिकॉक्शन को चाट लूं? कुछ समय बाद ई रैंक डंजन में वैम्पायर बैट्स बैट फैमिली के E+ रैंक्ड मॉन्स्टर्स थे। आज वो यहाँ कई कारणों से आया था। पहला, वो यहाँ वीडियो शूट करने आया था। विषय था, क्या बैट्स रैट्स होती हैं? दूसरा, उसे वैम्पायर बैट का लूट प्राप्त करना था ताकि वो उससे इक्विपमेंट बना सके। और आखिरी कारण, उसे वैम्पायर बैट्स की बीमारियों की स्टडी करना था, क्योंकि वे छोटे समूहों में रहती हैं, कम से कम दर्जनों में और कभी कभी सैकड़ों की संख्या में भी, इसलिए उनमें हर तरह की बीमारियां पनपती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वैम्पायर बैट्स खुद बीमार नहीं होती। अगर बैट्स बीमारियां ले जाती हैं जो संभवतः ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी हैं, तो ये समझना कि वे उनसे रेजिस्टेंट क्यों हैं उसे COAH की ब्लड डिसऑर्डर के इलाज का सुराग दे सकता था। ये आसान नहीं होगा, लेकिन डिवाइन आर्ट ऑफ मेडिसिन के जरिए ये संभव था। अचानक मैंग सिवू ने कुछ महसूस किया, लेकिन वो बैट्स नहीं थीं। वो किसी के कदमों की आवाज थी। मैंग सिवू ने छलांग लगाई और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, सोचते हुए कि एहतियात बरतना ही सही रहेगा। लेकिन जब उसने आवाज के स्रोत को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वे कैंग डोक्योल के सर्वेंट्स थे।
वो सोचने लगा, वे यहाँ कैसे पहुंचे। जब तक ये डंजन हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो द्वारा उसे सौंपा गया था, अन्य हंटर्स को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बेशक कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई संयोगवश एक ही डंजन में पहुंच जाए, लेकिन क्या ये सच में इत्तेफाक था कि वो कैंग डोक्योल के सर्वेंट से टकरा गया? वे सभी लगभग सी क्लास हंटर्स लग रहे थे, तो फिर वे E+ रैंक के डंजन में क्यों आए थे? मैंग सिवू ने अनुमान लगाया कि वे खास तौर पर उसी के लिए आए हैं। डंजन एक ऐसी अलग थलग जगह होती है जहां न इंटरनेट होता है और न ही कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका मतलब था कि अगर कोई यहाँ मारा भी जाए तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? सिवू ने खुद से कहा। खैर, ज्यादा सोचने का क्या फायदा, पहले इनसे निपटता हूँ, फिर सब पता चल ही जाएगा। किम जीवू ने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कमीना मैंग सिवू डंजन में घुसा है? डू यूना ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे अंदर जाते देखा था। फिर जो मिंचोल ने कहा, मैंने भी देखा था, वो खुद अंदर चढ़ गया था। किम जीवू ने चारों ओर देखते हुए कहा, तो फिर मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? जो मिंचोल ने कहा, शायद वो पहले ही मर चुका है। किम जीवू ने कहा, वो तो एक पूरी तरह बेकार अवेकेंट था, यहाँ तक कि F क्लास वालों से भी घटिया। वो अकेले इतने आत्मविश्वास से डंजन में कैसे चला गया? लेकिन फिर बोला, खैर, इससे हमारा काम आसान हो गया है। अपने हाथ फैलाते हुए जो मिंचोल ने कहा, मुझे बाकी चीजों का नहीं पता, पर कम से कम उसके पास दिमाग है। मतलब उसने वैम्पायर बैट से निपटने के लिए कोई स्ट्रैटेजी तो जरूर बनाई होगी। किम जीवू ने पूछा, ऐसे बेकार आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? डू यूना ने कहा, उसका वीडियो देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है। जो मिंचोल ने कहा, क्या तुम सच में इस पर यकीन करते हो? कोई भी कह सकता है कि वो मैनिपुलेशन या कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया वीडियो था। जो मिंचोल ने चारों ओर देखा और कहा, ये जगह भी शायद कोई सेट हो, डंजन नहीं। किम जीवू ने कहा, हाँ, कुछ भी मुमकिन है। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और फिर कुछ बिजली की गति से उनके पास से गुजरा। मैंग सिवू उनके पीछे आ चुका था। उसने किम जीवू से पूछा, कैंग डोक्योल अभी कहाँ है? किम जीवू डर से कांप गया, क्योंकि उसने सिवू की कोई हरकत महसूस ही नहीं की थी। मैंग सिवू मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था तुम लोग जवाब नहीं दोगे। असल में वो यही उम्मीद कर रहा था कि वे कुछ न कहें। किम जीवू ने मौका देखकर छलांग लगाई। जो मिंचोल ने कहा, ये आया कहाँ से? डू यूना ने कहा, क्या ये हमसे लड़ना चाहता है? किम जीवू ने गुस्से से चिल्लाया, तू जैसे बेकार इंसान क्या कर सकता है? और वो हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो पास पहुंच पाता, मैंग सिवू ने हाथ हिलाया और जीवू की तलवार उड़ा दी। फिर उसने एक और वार किया, जिससे किम जीवू हवा में उड़ गया और जमीन पर जा गिरा। किम जीवू दर्द से कराह उठा। उठने की कोशिश करते हुए बोला, आह। सिवू ने खुद से कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। फिर उसने जीवू के सिर पर जोर से लात मारी जब वो जमीन पर पड़ा था। फिर बोला, अब तुम बाहर हो चुके हो। डू यूना और जो मिंचोल ने ये देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखा। जो मिंचोल चिल्लाया, ये कमीना क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल वो खुद गुफा की दीवार से चिपक गया। डू यूना ने समझ लिया कि अब हालात बिगड़ चुके हैं। वो बोली, रुको सिवू, मैं सब बता दूंगी, बस तलवार नीचे रखो। लेकिन मैंग सिवू नहीं रुका। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। डू यूना ने दोबारा कहा, मैं सब बताऊंगी, सच कह रही हूँ। सिवू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं जो अभी तक अपने हाथ पैरों के साथ खड़े हैं। इसके बाद उसने मारना जारी रखा। फिर उसने पूछा, क्या कैंग डोक्योल ने ही तुम्हें भेजा था? डू यूना ने डरते हुए कहा, हाँ। सिवू ने कहा, क्या वो हॉनरी मार्क्स चाहता था? डू यूना ने सूजे चेहरे से कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत करो, मैं सच कह रही हूँ। मैंग सिवू ने पूछा, कैंग डोक्योल ने ऐसा क्यों किया? वो मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? डू यूना ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर सिवू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने मुट्ठी भींची और डू यूना डर से चिल्लाई, सच में नहीं पता। मैंग सिवू ने कहा, ठीक है, अपने दोस्तों को उठाओ और यहाँ से निकलो। वो बोली, क्या तुमने उन्हें मार नहीं दिया? सिवू ने शांत स्वर में कहा, नहीं, बस बेहोश किया है। फिर बोला, कैंग डोक्योल को मेरा संदेश देना, अगली बार यही हाल उसका होगा। कुछ समय बाद घायल दो यूना, जो मिंचोल और किम जीवू कैंग डोक्योल के सामने खड़े थे। कैंग डोक्योल जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तीनों अधमरे पड़े थे। अचानक मैंग सिवू उनके बीच प्रकट हुआ। दो यूना और जो मिंचोल के बीच खड़ा होकर बोला, काफी समय हो गया कैंग डोक्योल, लगभग 1 महीना, है ना? वो मुस्कुराया और पूछा, कैसे हो? खाना अच्छा खा रहे हो? किम जीवू डरते हुए चिल्लाया, बॉस, ये सब गलतफहमी है। जो मिंचोल ने जल्दी से कहा, हाँ, मैंग सिवू ने ही हमें ऐसा करने को कहा था, हमने तो बस उसकी बात मानी थी। सिवू मुस्कुराया और जैसे मजाक में उसने डू यूना को गले लगाया और बोला, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्लान था तुम लोगों का कैंग डोक्योल को फंसाने का। डू यूना कांपते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे फंसाया गया था। मैंग सिवू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा, उसे मार दूंगा। इतना कहकर डू यूना झटके से खुद को छुड़ाकर भाग पड़ी। उसी के पीछे जो मिंचोल और किम जीवू भी भागे और जाते जाते कैंग डोक्योल से माफी मांगते रहे। मैंग सिवू ने कैंग डोक्योल की ओर देखा और बोला, तो अब तुम पूरी तरह अकेले रह गए हो, है ना? फिर उसने कहा, देखो, इसी वजह से आदमी को अपने लैकीज के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुमने उन्हें इतना बुरा ट्रीट किया कि उन्होंने तुम्हारी मौत का ऑर्डर दे दिया। कैंग डोक्योल गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, तू जैसे E रैंक हंटर के पास ये ताकत कैसे हो सकती है? मैंग सिवू मुस्कुराया,
मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लगता है वक्त सही है बात करने का। फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, एक सवाल का जवाब दो, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कैंग डोक्योल ठंडे स्वर में बोला, क्या कोई वजह है जो मैं तुम्हें बताऊं? मैंग सिवू ने कहा, बिल्कुल नहीं। इतना कहते ही सिवू उसकी ओर उछला और मुक्का मारा, लेकिन कैंग डोक्योल ने तुरंत तलवार घुमाई और उसकी ब्लेड की हरकत से उसने सिवू का मुक्का रोक लिया। मैंग सिवू बोला, मैं ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करता जिसके हाथ पैर अभी तक सही सलामत हैं। अब दोनों आमने सामने थे। सिवू को एहसास हुआ कि कैंग डोक्योल वाकई अलग है, क्योंकि वो एक बी क्लास हंटर था। कैंग डोक्योल ने जमीन पर पैर पटका और तलवार घुमाई। एक तेज हॉरिजॉन्टल वार सिवू पर किया, लेकिन सिवू झुक गया और वार से बच निकला। कैंग डोक्योल बोला, नॉट बैड। उसने सिवू की तेजी की तारीफ की। सिवू तुरंत पीछे हटा, कुछ दूरी बनाई और बोला, उसकी रिएक्शन स्पीड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसने सोचा, कैंग डोक्योल कितना क्रूर आदमी है, सिर्फ उसकी तलवार की एक सही मार किसी का सिर फोड़ सकती है। मांग सिवू को डर लगने लगा, लेकिन साथ ही उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि उसके पास अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो अभी बी रैंक हंटर की ताकत झेलने लायक नहीं था। कैंग डोक्योल ने फिर जमीन से उछलते हुए वार किया। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा फटने लगी, लेकिन उसी पल सिवू नीचे झुक गया, वार को डॉज किया और पलटवार में कैंग डोक्योल के पेट पर मुक्का जड़ दिया। उस पल उसे अपना अतीत याद आ गया, वो समय जब वो कैंग डोक्योल के लिए एडिटर के रूप में काम करता था। उस वक्त वो डंजन में एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, हर छोटी गलती पर मारा जाता था। उसे सैकड़ों बार कैमरे पर कैंग डोक्योल को मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए कैप्चर करना पड़ा था। वो हर वीडियो को बार बार एडिट करता था, हर मूव, हर आदत, हर झुकाव को एनालाइज करता था, और अब वही अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इनसाइड स्किल प्लस 0.5%, एससी 9.2%। कैंग डोक्योल ने आखिरी पल में अपनी तलवार आगे रख दी, जिससे वो मुक्के को रोक सका। दोनों बार बार टकराए, मगर कोई भी दूसरे को गिरा नहीं पाया। कैंग डोक्योल ने ऊपर से नीचे तक एक जोरदार वर्टिकल स्ट्राइक किया, लेकिन मैंग सिवू फिर बच निकला, जैसे उसे पहले से पता था कि अगला वार कहाँ होगा। कई बार ऐसे डॉज के बाद कैंग डोक्योल को शक हुआ, क्या ये मेरी सोच पढ़ सकता है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं बकवास, मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और वो बस A+ रैंक वाला। ऐसी स्किल तो S रैंक हंटर्स के पास होती है। उसी पल मैंग सिवू ने मौका देखा और कैंग डोक्योल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कैंग डोक्योल हवा में उछल गया, पर उसने ब्लेड जमीन में गाड़ दी और उसे कसकर पकड़ा ताकि खुद को गिरने से रोक सके। फिर भी वो जोर से पीछे की ओर फिसल गया। उसका शरीर कांपने लगा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। वो इस आदमी की ताकत यूट्यूब पर वीडियो में देख चुका था, लेकिन सामने देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। कैंग डोक्योल ने गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज की। उसका चेहरा बदल गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार में एनर्जी भर दी। मैंग सिवू पीछे हटते हुए बोला, रुको, इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंग डोक्योल अब पूरी ताकत से उतर चुका था। इसका मतलब था अब सिवू के पास भी पूरा दम लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां फिर से फटने लगी हैं। पूरी ताकत से लड़ते हुए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मैंग सिवू ने खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। वो जमीन पर पैर पटका और बिजली की तरह कैंग डोक्योल की ओर उड़ चला। कैंग डोक्योल ने बस एक झलक देखी कि मैंग सिवू की आकृति उसके सामने एक पल में आ पहुंची। उसी क्षण दोनों के मुक्के आपस में टकराए और उस टक्कर से जमीन हिल गई। लड़ाई की जगह पर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। थोड़े समय बाद जब कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, इंस्पेक्शन ब्यूरो वहां पहुंचा। कमांडर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर दो और ये भी चेक करो कि अंदर कोई है या नहीं। इसके बाद उनकी टीम के कुछ सदस्य आगे बढ़े। उनमें से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वे इंस्पेक्शन ब्यूरो से हैं और दूसरे ने पूछा कि क्या अंदर कोई मौजूद है। जब धूल थोड़ा कम हुई, सबकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में तलवार थी। कमांडर ने पूछा कि क्या उसका नाम सिवू है। हारे पड़े कैंग डोक्योल के ऊपर बैठे हुए ही सिवू ने जवाब दिया कि हाँ वही है। कमांडर ने अपना ID कार्ड निकाला और बोली, मैं ली मिनजंग इंस्पेक्शन ब्यूरो की गार्डर टीम 4 की टीम लीडर हूँ। फिर उसने सिवू से कहा कि वो उनके साथ ब्यूरो चले। ब्यूरो पहुंचने पर ली मिनजंग ने पूछा कि क्या उसने ठीक सुना है कि एक हंटर जिसका नाम कैंग डोक्योल है, उसने उसे मारने की कोशिश की। सिवू ने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और वो वीडियो सबूत भी दे चुका है। ली मिनजंग ने कहा कि उसने वीडियो अप्रूव कर दिया है और भले ही ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, लेकिन हंटर सिवू अभी भी अवेकन विदाउट फीचर्स के रूप में लिस्टेड है। उसने समझाया कि गार्डर्स दरअसल पुलिस जैसे होते हैं जो हंटर्स की सुरक्षा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे क्रिमिनल हंटर्स को भी हंट करते हैं जो लोगों के हत्यारे होते हैं। सिवू ने पहले सुना था कि स्क्वाड लीडर्स कम से कम A+ हंटर्स में से चुने जाते हैं और उसके सामने बैठी ये औरत वाकई किसी प्रोफेशनल किलर जैसी ऑरा रखती थी। सिवू ने पूछा कि क्या ट्रेट रैंक का संबंध हंटर रैंक से होता है। ली मिनजंग ने कहा कि वो वैसे भी जानती है कि हंटर सिवू भी E रैंक का है। सिवू ने इसकी पुष्टि की और इससे पहले कि ली मिनजंग कुछ और कह पाती, सिवू ने उल्टा पूछ लिया, क्या कोई कारण है कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए? विक्टिम तो मैं हूँ। ली मिनजंग ने माफी मांगी और कहा कि उसकी जॉब की वजह से उसे हर किसी पर शक करने की आदत है। फिर उसने कहा कि अराचनित डंजन और अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट से मिले वीडियो के आधार पर वे इस मामले को पूरी तरह से निपटा देंगे। उसने कहा कैंग डोक्योल अब कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। फिर उसने कहा कि अब वे इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर सकते हैं
और उसने सीवू को कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद दिया। सीवू दरवाजा खोलकर बोला, ठीक है, अब सब आपके हाथ में है। जैसे ही सीवू इंस्पेक्शन ब्यूरो से बाहर निकला, उसी कमरे का दरवाजा फिर खुला। गार्डर ने चौंकते हुए कहा, टीम लीडर, हंटर सीवू तो अभी अभी गया है, मुझे लगा आप जा चुकी होंगी। ली मिनजुंग ने कहा कि ये बात अजीब है। जुन सुआ ने माफी मांगते हुए कहा कि वो कमांडर की बात समझ नहीं पाई। ली मिनजुंग ने पूछा, सुआ, तुम्हारा रैंक क्या है? जुन सुआ इस सवाल से हैरान हुई और बोली, मैं हाल ही में बी रैंक पर प्रमोट हुई हूँ। अचानक कमरे का माहौल भारी हो गया। ली मिनजुंग हल्का सा मुस्कुराई और दबाव सहन न कर पाने की वजह से जुन सुआ जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर उसने टीम लीडर की तरफ देखा। ली मिनजुंग बोली, जैसा उम्मीद थी, तुम इसे सह नहीं पाई। जुन सुआ ने कहा, क्या यह साफ नहीं था? आप कोई साधारण गार्ड नहीं हैं। यहाँ तक कि रूमर्स हैं कि आपका ह्यूमन बुचर टाइटल आपको एस रैंक तक ले जाएगा। ली मिनजुंग ने उलझन में कहा, अजीब बात है, हंटर सीवू ने इस प्रेशर को बिल्कुल महसूस नहीं किया। जुन सुआ हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन वो तो ई रैंक हंटर है। ली मिनजुंग ने कहा, हाँ, इसलिए ये और भी अजीब है। जुन सुआ ने पूछा, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? रैंक छिपाने वाले हंटर्स। लेकिन ली मिनजुंग ने बीच में ही कहा, क्योंकि वो अजीब नहीं है, उसमें इंसानी सेंट है। जुन सुआ अकेली रह गई और बड़बड़ाई, ये कैसा बकवास है। उधर सीवू घर की ओर जा रहा था। वो खुश था कि सब ठीक हो गया, लेकिन साथ ही सोच रहा था कि ऐसा कब दोबारा हो जाए उसका अंदाजा भी नहीं। अगर उसका यूट्यूब चैनल ज्यादा पॉपुलर हो गया तो वो किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी बन सकता था। उसके करंट लेवल पर कैंग डोक्योल से निपटना भी मुश्किल था। अगर उसे कैंग डोक्योल के बिहेवियर पैटर्न्स, हैबिट्स और उसकी एस जोड़ इनसाइट का सिनर्जी न मिला होता तो वो बहुत पहले मर चुका होता। उसने सोचा, मेरे ट्रेट्स में सबसे जरूरी है ऐसा सुपर पावर, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रही? कुछ समय पहले सिस्टम ने उसे बधाई दी थी हरक्यूलिस के साथ एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेशन जीतने के लिए, एक फ्री सेशन 1 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में। सीवू को ये बिल्कुल इनसेन लगा था। हरक्यूलिस के चैनल को देखते हुए सीवू हैरान था कि उसके वहां सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर है और वही प्राइस था। हरक्यूलिस खुद शॉक्ड था। अपने अकेले सब्सक्राइबर को देखते ही वो बोला, ये इंसान कैसे मेरे चैनल पर आ गया? सीवू ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये ट्रेनिंग नहीं होगी? हरक्यूलिस ने कहा, ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं आ सकता, इसलिए फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। सीवू ने सोचा, तो फिर मैं गॉड ट्यूब से जुड़ा कैसे? वो ब्लॉन्ड आदमी जिसने उसे स्मार्टफोन दिया था और वो व्हाइट हेड आदमी जिससे वो लड़ा था। हरक्यूलिस ने भारी आवाज में कहा, भले ही मैं खुद तुम्हारी पोस्चर ठीक ना कर सकूं, लेकिन तुम्हें सिखा सकता हूं। मैं अपना एकमात्र सब्सक्राइबर नहीं खोना चाहता, तो ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं। उसने कहा, पहला टास्क, मिनोटॉर के हॉर्न्स को एक ही झटके में उखाड़ फेंको। कैमरा के जरिए हरक्यूलिस सीवू के शरीर को देख सकता था और उसने कहा कि उसका बॉडी बैलेंस और बैक मसल्स अभी अच्छे लग रहे हैं। सीवू ने पूछा, बैक मसल्स मतलब पीठ वाले? हरक्यूलिस ने गहरी सांस लेकर कहा, बैक मसल्स यानी पूरा पिछला ढांचा, ट्रेपीजियस, ट्राइसेप्स, ब्राकियोरेडियालिस, ये सब आर्मर हैं। सीवू इतने मसल्स सुनकर हैरान था। परफेक्ट बैक मसल्स के कॉन्सेप्ट को समझकर उसकी सुपर स्ट्रेंथ स्किल थोड़ा बढ़कर 1.02% हो गई। हरक्यूलिस ने कहा कि बैक मसल्स बहुत तरह की होती हैं और चूंकि ये पीठ पर हैं, इंसान इन्हें देख नहीं सकता और अक्सर भूल जाता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण हैं। उसने पैर उठाया और कहा, ये मसल्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर उसने जमीन पर जोर से किक किया और बोला, बोल्ड मूवमेंट्स करते समय ये पूरे शरीर का बैलेंस संभालती हैं। सीवू स्टन्ड था। ये क्या था? हरक्यूलिस बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? ये डिवाइन मार्शल आर्ट्स है जो मैंने खुद बनाया है। सीवू बिल्कुल कंफ्यूज था। हरक्यूलिस बोला, सभी कॉम्बैट टेक्निक्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाया है। इसी ब्लो से मैंने हाइड्रा का सिर उड़ाया था। वो समझाता गया कि इन टेक्निक्स में बैक मसल्स और लोअर बॉडी पिलर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने पूछा, अगर किसी बिल्डिंग के पिलर्स गिर जाएं तो क्या होगा? सीवू बोला, बिल्डिंग गिर जाएगी। हरक्यूलिस चिल्लाया, बस बॉडी के साथ भी यही होगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सीवू ने फिजिकल साइंस ऑफ सुपर स्ट्रेंथ सीख ली, जिससे उसकी सुपर स्ट्रेंथ में 1% वृद्धि हुई। इसके बाद हरक्यूलिस ने कहा कि वो उसे एक्सरसाइजेस सिखाएगा और उसे बस मूवमेंट्स को फॉलो करना है। कुछ देर बाद हरक्यूलिस ने कहा, ब्रीदिंग का बेसिक, जमीन से उठते समय एक्सहेल। सीवू ने सोचा, ये तो सरप्राइजिंगली नॉर्मल है। फिर हरक्यूलिस चिल्लाया, मुझे ब्रीदिंग की परवाह नहीं, बस सांस बाहर निकालो। थककर चूर सीवू ने पूछा, लेकिन क्यों? हरक्यूलिस बोला, पहले अपने आप को देख, इतना छोटा कीड़ा सवाल नहीं पूछता, बस कर। ट्रेनिंग के दौरान सीवू को कई नोटिफिकेशंस मिले कि उसने सुपर पावर एक्सरसाइज की है, जिससे उसकी सुपर पावर स्किल बढ़कर 1.47% हो गई। इसके बाद सीवू ने अपनी एडिटर पार्क डियोगू को मैसेज भेजा कि ये वीडियो आज यूट्यूब पर अपलोड होगा और आज का कॉन्सेप्ट है स्पीड रन। एडिटिंग वो खुद संभाल लेगी। पार्क डियोगू ने कहा कि उसका बॉस अच्छा है, बस थोड़ा अलग है। हंसते हुए उसने सोचा कि वो इस बार कौन सी स्ट्रैटेजी लाया है। उसने वीडियो खोला जहां सीवू डंजन के सामने बैट कॉस्ट्यूम में खड़ा था। सीवू बोला, अलोहा कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के सभी सब्सक्राइबर्स, और उसने उन्हें फिर से ग्रीट किया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये वही इंसान है जिसने दुनिया की हर चीज को कॉन्कर किया है, वर्ल्ड कॉन्करिंग मैन। फिर वो व्यूअर्स को अपने पीछे दिख रही केव की तरफ ध्यान दिलाता है। जो केव तुम मेरे पीछे देख रहे हो, वहीं वैम्पायर बैट्स रहती हैं। इसके बाद वो खुद ही अगले सवाल का जवाब देता है।
और तुम पूछते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ वर्ल्ड कॉन्करिंग मैन चैनल के लिए नया कंटेंट दिखाने आया हूँ। और ये नया कंटेंट कुछ और नहीं बल्कि एक स्पीड रन रेड है। पार्क डियोगू ने एडिटिंग के लिए इसी जगह को चुनने का फैसला किया जिसमें साउंड और इफेक्ट्स भी जोड़ना था, लेकिन वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसे वैम्पायर बैट्स की फिल्मिंग क्यों करनी पड़ी। आखिरकार वैम्पायर बैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़राब विजिबिलिटी वाले कठोर माहौल में रहती हैं, जिससे स्पीड रन फिल्मिंग कठिन हो जाती है। लेकिन फिर भी इसी तरह वो एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगा। सीवू ने फ़ोन उठाया और कहा कि जांच करने के बाद उसे पता चला कि 58 सेकंड्स का क्लियरिंग रिकॉर्ड एस रैंक हंटर यू हनोई ने फायर्स चैनल पर बनाया था और आज वो उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड द्वारा वैम्पायर बैट्स पर किया गया ये एक स्पीड रन रेड था। वो अभी तुरंत इसे शुरू करेगा। पार्क डियोगू ने इस हिस्से के लिए टाइमर एडिट करने का फैसला किया। अचानक कुछ उसकी नजर में आया। बॉस जिस पोज में खड़ा था उसे देखकर पार्क डियोगू को लगा कि क्या उसने जिम्नास्टिक्स शुरू कर दी है। सीवू ने जोर से बैंक्वेट चैलेंज चिल्लाया और तुरंत अपनी टांग नीचे पटकी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर लगा, सीवू ने जोरदार धमाका किया और एक बड़ा धूल का बादल उठा दिया। पार्क डियोगू ने जो देखा उससे वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। इसके बाद पार्क डियोगू ने सोचा कि क्या डंजन को गिराना भी संभव है। सीवू ने खुद के सिर पर थप्पड़ मारा, याद दिलाते हुए कि उसे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने थे। वैसे भी रेड पहले ही खत्म हो चुकी थी। पार्क डियोगू डरते हुए सोच रही थी कि उसने अभी क्या देख लिया, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है। फोन चेक करने के बाद सीवू उन शानदार स्टैटिस्टिक्स को देखकर खुश हो गया। उसके चैनल पर 1.4 मिलियन व्यूज और 6810 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे थे। दिलचस्प बात ये थी कि फायरविच चैनल की युवाना, जिसके 41 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उसने भी वीडियो के नीचे कमेंट किया था। कमेंट देखकर जहां घबराई हुई युवाना माफी मांग रही थी, सीवू हंस पड़ा। वो साफ देख सकता था कि अपनी फर्स्ट प्लेस छिनने की खबर सुनते ही वो घबराकर तुरंत कमेंट करने दौड़ आई थी। ये बात कि फायरविच ने खुद कमेंट किया था अपने आप में बहुत बड़ा असर रखती है, और अगर वे कभी कोलैबोरेट करते तो मिलियन व्यूअर्स गारंटीड थे। सीवू ने खुद को संभाला क्योंकि उसे शांत रहना था। ऐसे समय पर उसे और भी ज्यादा प्रोवोकेटिव वीडियोस बनानी होंगी। सीवू ने अपने स्टैट्स चेक किए और उसका करंट सुपर पावर लेवल 2.01% था। हर्क्यूलिस से इंडिविजुअल ट्रेनिंग पाने के बाद वो स्किल, जो कभी बढ़ी ही नहीं थी, अब 2% से भी ऊपर जा चुकी थी। सिर्फ 2% पर ही वो वैम्पायर बैट्स वाले डंजन को नष्ट करने में सक्षम हो गया था। और अगर उसकी स्किल और बढ़ती डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए वो बाद में हर्क्यूल से पूछने में हिचकिचाता नहीं। हर्क्यूलिस ने सीवू को सख्ती से मना कर दिया। सीवू ने कहा कि वो उसे इंडिविजुअल ट्रेनिंग के समय ही सिखा सकता है, लेकिन हर्क्यूल्स ने फिर मना कर दिया। सीवू ने उसे याद दिलाया कि उसने जीत हासिल की थी, लेकिन हर्क्यूल्स ने कहा कि ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सीवू ने पूछा कि इसमें अलग क्या है, और हर्क्यूल्स ने समझाया कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग एक अलग चीज है और डिवाइन मार्शल आर्ट्स बिल्कुल अलग। उनके नाम तक अलग थे, और ऊपर से सीवू जैसे कमजोर इंसान के लिए मसल्स बनाना ही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि डिवाइन मार्शल आर्ट्स वो तरीका था जिसे हर्क्यूल्स ने अपनी शक्ति के अनुसार बनाया था। सीवू यदि अपनी सुपर पावर का उपयोग न करे तो डिवाइन मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करना उसके लिए असंभव होगा। सीवू ने कहा कि वो सुपर पावर्स का उपयोग कर रहा है, जिससे हर्क्यूल्स हैरान रह गया। हर्क्यूलिस की प्रोजेक्शन अचानक बड़ी हो गई और उसने सीवू से पूछा कि क्या वो सच में अपनी पावर का उपयोग कर रहा है। सीवू ने जवाब दिया कि हाँ, और हर्क्यूलिस तो उसे पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रहा है। हर्क्यूलिस ने समझाया कि पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लेसन्स होता है, न कि सुपर पावर्स सिखाना। सीवू ये सुनकर चकित रह गया और उसे याद दिलाया कि उसने सचमुच उसकी सुपर पावर्स को स्टडी किया है। हर्क्यूलिस ने उत्तर दिया कि ये बिल्कुल असंभव है। सीवू ने सोचा कि क्या गॉड ट्यूब पर गॉड्स की ट्रेड्स को स्टडी करना सामान्य बात है, या फिर उसने जो सीखा वो असल में हर्क्यूलिस की सुपर पावर थी ही नहीं। सीवू ने हर्क्यूल्स से 1 सेकंड रुकने को कहा। फिर उसने अपनी सुपर पावर का उपयोग करते हुए हर्क्यूल्स की एक प्रोजेक्शन बना दी। जो उसने देखा उससे हर्क्यूल्स दंग रह गया और उसने सीवू को कंधों से पकड़कर पूछा कि उसने ये कैसे किया। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने उसकी सुपर पावर्स सिर्फ उसके चैनल को सब्सक्राइब करके सीख ली हैं, और क्या गॉड ट्यूब के बाकी गॉड्स के चैनल पर भी यही लागू होता है। सीवू ने स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा ही है। उसने हर्क्यूलिस से पूछा कि क्या ये हास्यास्पद नहीं है। हर्क्यूलिस चिल्लाया कि ये बिल्कुल हास्यास्पद है। आखिरकार वो असली गॉड्स की शक्तियां सिर्फ उनके चैनल सब्सक्राइब करके पा रहा था। ये पूरी तरह पागलपन है। सीवू ने नोट किया कि ये उसके लिए तो काम कर रहा था। हर्क्यूल्स ने सीवू को चुप रहने को कहा और इशारा किया कि एक बात बेहद अजीब है। वो बात ये थी कि सीवू गॉड ट्यूब से जुड़ा कैसे। आखिरकार वो तो बिना डिविनिटी वाला एक साधारण इंसान था। ये ज्यादा इस बात जैसा था कि उसने इस अवसर को गलती से खोज लिया। सीवू की कहानी सुनने के बाद हर्क्यूल्स ने उन 2 लोगों के बारे में सोचा जिनसे वो मिला था। सोचने पर उसे लगा कि वे वास्तव में गॉड ट्यूब से ही थे। सीवू ने पूछा कि क्या गॉड ट्यूब वाले उनकी दुनिया में आ सकते हैं। आखिरकार हर्क्यूल्स ने पहले कहा था कि वो यहाँ नहीं आ सकता। हर्क्यूल्स ने कहा कि उनकी डायमेंशंस एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और ऊपर से उसके गॉड ट्यूब अकाउंट के बारे में। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या उसे याद है कि सीवू का अकाउंट एक मैनेजर अकाउंट था, तो उस स्थिति में उन 2 लोगों में से एक निश्चित रूप से मैनेजर था। सीवू ने पूछा कि क्या हर्क्यूलिस जानता है कि गॉड ट्यूब के मैनेजर्स कौन होते हैं।
हर्क्यूल्स ने स्वीकार किया कि वो उनमें से कुछ को ही जानता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मैनेजर अकाउंट होने से किसी को गॉड्स की पावर्स नहीं मिलनी चाहिए। सीवू ने पूछा कि क्या ये सच में ऐसा ही है। हर्क्यूल्स ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैनेजर्स को यूनिवर्स का गॉड बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि सीवू ने किसी तरह सुपर पावर्स हासिल कर ली हैं। सीवू ने झेंपते हुए मुस्कुराया और हर्क्यूल्स से उसे डिसाइपल बनाने को कहा, लेकिन हर्क्यूल्स ने फिर मना कर दिया। सीवू ने पूछा कि वो बार बार क्यों मना कर रहा है, और हर्क्यूल्स ने कहा कि ये बहुत झंझट वाला काम है। सीवू ने याद दिलाया कि वो सुपर पावर्स में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन हर्क्यूल्स ने जवाब दिया कि ये एक अलग बात है। ऊपर से इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना ही बहुत बड़ा झंझट था और उसमें डिवाइन मार्शल आर्ट्स जोड़ना असंभव था। इसी वजह से सीवू ने हर्क्यूलिस से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि गॉड ट्यूब पर सब्सक्राइबर्स असल में क्या होते हैं। हर्क्यूलिस इस सवाल से कंफ्यूज्ड हो गया और थोड़ी देर बाद बोला कि शू इसे डिविनिटी के एक एलिमेंट के तौर पर समझ सकता है। सीवू ने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही डिवाइन स्टेटस ऊंचा होगा। वो पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि ज्यादा सब्सक्राइबर्स होना ही बेहतर है। सीवू ने सोचा कि शायद इसी वजह से हर्क्यूल्स उसे बार बार इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता रहा, चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो। दूसरे शब्दों में सब्सक्राइबर्स ही हर्क्यूल्स की एकमात्र दिलचस्पी थे, मसल्स के अलावा। इसी बात को सोचते हुए सीवू ने पूछा कि अगर वो हर्क्यूलिस को 100 सब्सक्राइबर्स दिला दे तो क्या हर्क्यूलिस उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाएगा। हर्क्यूल्स ने पूछा कि सीवू ये कैसे करेगा जबकि वो उसके पास आ भी नहीं सकता। हर्क्यूल्स के छोटे से प्रोजेक्शन के पास झुकते हुए सीवू ने पूछा कि वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करता और उसे थम्स अप कर दिया। कुछ समय बाद हर्क्यूलिस के चैनल पर 34,241 व्यूज और 127 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हर्क्यूल्स फिर सीवू के सामने प्रकट हुआ और झुककर उसे मास्टर कहा। फिर उसने कहा कि आज से हर्क्यूल्स उसका लॉयल सर्वेंट होगा। सीवू ने वादा किया कि भविष्य में वो उसे वीडियो कंटेंट के लिए दिलचस्प आइडियाज बताएगा, जिससे हर्क्यूलिस का उत्साह और बढ़ गया। सीवू ने उसे याद दिलाया कि बदले में उसे डिवाइन मार्शल आर्ट्स सिखाने ही होंगे। घुटनों पर बैठकर हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या वो इस बात को ठुकराने की हिम्मत करेगा। सीवू ने पूछा कि सब्सक्राइबर्स की संख्या वास्तव में क्या मायने रखती है। हर्क्यूलिस ने बताया कि इसे ट्रस्ट का एक रूप कहा जा सकता है। उनका डिवाइन स्टेटस दूसरों के ट्रस्ट पर आधारित होता है, तो जितने ज्यादा लोग उन्हें जानते हैं वे उतने ही शक्तिशाली बनते हैं, और बाकी सब समझाने वाली बातें। हर्क्यूलिस की इतनी बातों में से सीवू को बस यही समझ आया कि ये सब बहुत जटिल है। डिवाइन स्टेटस सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन फिर भी सीवू को नहीं लगा कि वो इसे पूरी तरह समझ पाया है। सीवू ने कहा कि किसी भी हालत में हर्क्यूल्स उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाएगा, और दोनों ने एक दूसरे की मुट्ठी टकराई। हर्क्यूल्स ने मास्टर से वादा किया कि वो तुरंत उसे सिखाना शुरू करेगा। सीवू ने कहा कि इससे पहले हर्क्यूल्स फिर से शांत होकर बात करे। जैसा पहले, हर्क्यूल्स ने हंसते हुए ऐसा करने के लिए हामी भर दी, और डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए शू को जो सबसे पहली चीज करनी थी, सही मायनों में उसे जिन मसल्स को सबसे पहले ट्रेन करना था, वे दरअसल ब्रेन के मसल्स थे। किसी भी हालत में इसे समझाने से बेहतर था कि हर्क्यूल्स इसे करके दिखाए। अचानक सीवू के सिर में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। ये सिर्फ हर्क्यूल्स के हवा में स्ट्राइक करने का इफेक्ट था। सीवू समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, और हर्क्यूलिस की मूवमेंट्स का क्या। चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो किसी भी फ्रेम में उसे देख ही नहीं पाया। ये दबाव जैसा अजीब एहसास आखिर था क्या। सिस्टम ने सीवू को नोटिफाई किया कि उसने हर्क्यूलिस की डिवाइन मार्शल आर्ट्स में मास्टरी पा ली है। उसका सुपर पावर स्किल अचानक बहुत बढ़ गया, सीधे 1.1% बढ़कर 3.61% तक पहुंच गया। सीवू हैरान था, क्योंकि वही स्किल अभी थोड़ी देर पहले मुश्किल से 0.1% बढ़ा था, और अब सीधे 1.1% बढ़ गया था, और इससे भी ऊपर ये स्किल अब एसएसएस रैंक पर था। हर्क्यूलिस ने कहा कि सीवू अब समझ चुका होगा कि वो इसे संभाल नहीं सकता, और उसने सावधानी से बताया कि शायद उसे बता देना चाहिए कि सीवू का सोल लेवल अभी भी काफी कम है। अगर वो डिवाइन मार्शल आर्ट्स को इसी हालत में इस्तेमाल करेगा तो उसका माइंड ओवरलोड होकर सबसे पहले फट जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसे अपने ब्रेन मसल्स को डेवलप करना होगा। हर्क्यूलिस की बातों को ध्यान से सोचने पर इसका मतलब था ब्रेन मसल्स इक्वल सोल लेवल, और सहज भाषा में कहें तो ये मेंटल स्ट्रेंथ था। मतलब डिवाइन मार्शल आर्ट्स को ठीक से सीखने के लिए उसे बहुत मजबूत साइकी की जरूरत होगी। सीवू ने पूछा कि हर्क्यूलिस उसे ये बात शुरू में क्यों नहीं बता सकता था। हर्क्यूलिस ने थोड़ी शर्म से कहा कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। सीवू ने उसकी बात बीच में काट दी और पूछा कि क्या अब भी वो ये सब सीख सकता है। हर्क्यूलिस ने स्वीकार किया कि आमतौर पर यह असंभव होता, लेकिन सीवू जैसी स्थिति में शायद ये संभव हो सकता है। सीवू ने पूछा, इसका क्या मतलब। हर्क्यूलिस ने उसे याद दिलाया कि वो गॉड्स की पावर प्राप्त कर सकता है। उसी पल सीवू समझ गया कि हर्क्यूल्स किस बारे में बात कर रहा था। अगर वो ऐसे गॉड की पावर ले ले जो मेंटल स्ट्रेंथ में स्पेशलाइज करता है और हर्क्यूलिस की ऊबर स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर सके, जीसस, बुद्धा या कॉन्क्यू, कन्फ्यूशियस। हर्क्यूलिस ने सुझाव दिया कि वह मास्टर कॉन्फो के चैनल को ट्राई कर सकता है। सीवू ने पूछा, क्या तुम कन्फ्यूशियस की बात कर रहे हो। हर्क्यूलिस ने कहा, हाँ वही। इसका मतलब था कि सीवू को उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उस पागल आदमी को हर महीने सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। अपने बैलेंस को देखकर सीवू लंबी सांस लेता है। उसके पास केवल 153 मिलियन बचे थे। हुआ टुओ के चैनल की सब्सक्रिप्शन ही 100 मिलियन थी और कन्फ्यूशियस तो 1 बिलियन पर मंथ मांगता था। यार,
ये रेट बहुत ही बेकार और नॉन प्रॉफिटेबल थे। शुड ही रियली डू इट? क्या ये सही डिसीजन है? सिवू का मूड पहले से ही खराब था। तभी किम सोयन फौज में दाखिल हुई और हाथ उठाकर बोली कि वो वापस आ गई है। इसके बाद सोयन ने वो अटेंडेंस लिस्ट सिवू को दे दी जिसकी उसे जरूरत थी। सिवू ने पूछा, कितने? उसने पहले कहा था कि यह 1 मिलियन पड़ेगा। किम सोन ने जवाब दिया 113 मिलियन। 113 मिलियन और जाने के बाद सिवू ने आंखों में आंसू भरकर उसका धन्यवाद किया। किम सोयुन ने भी उसे धन्यवाद कहा कि वो उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। अब सिवू के अकाउंट में केवल 40,450,001 बचे थे। किम सोन ने पूछा कि वो ओगर टेंडेंस का क्या करेगा। सिवू ने कहा कि इस बार वो इक्विपमेंट बनाएगा। ओगर एक A+ रैंक मॉन्स्टर था, मतलब वो अभी अकेले उसे हंट नहीं कर सकता था, लेकिन डिवाइन मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसे 1 बिलियन चाहिए था। तो उसे बेहतर मटेरियल्स लेकर अच्छा इक्विपमेंट बनाना और बेचना होगा। इससे वो फ्यूचर में अपने लिए भी इक्विपमेंट बनाने की प्रैक्टिस कर सकेगा। सिवू फिर रो पड़ा। आखिर वो कब अपने लिए इक्विपमेंट बना पाएगा? मनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर भी सिवू ने काम शुरू करने का फैसला किया। फौज लौटकर सोयुन ने तेज गर्मी महसूस की और हैमर की आवाज सुनी। जब वो किम सोयुन के पास पहुंची तो शॉक के कारण कुछ बोल नहीं पाई। सोयुन ने जब सिवू को देखा तो दंग रह गई और उसका मुंह खुला रह गया। सिवू ने आखिरकार इक्विपमेंट बना लिया था और चमकते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सिस्टम ने सिवू को नोटिफाई किया कि उसने एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाया है, जिसकी वजह से उसका मेटलर्जी स्किल जोड़ 5% बढ़कर 10.43% पर पहुंच गया। हालांकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उसने केवल एक डिस्पोजेबल आइटम ही बनाया था जिससे वो खुश नहीं था। सिवू के काम पूरा करते ही सोइन और सीओ दोनों उसके पास दौड़ कर आए और शॉक में पूछा कि उसने ये कैसे कर दिया। सिवू ने मिस सोइन से पूछा, ये कितना बिकेगा? सोइन परेशान हो गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में इसे बेचना चाहते हो? इतने हाई क्वालिटी इक्विपमेंट की कीमत कितनी हो सकती है? सोयुन ने माना कि ये उसकी क्षमता से बाहर है और उनके किसी भी ग्राहक के लिए भी इसे खरीदना संभव नहीं है। सिवू उदास हो गया। अगर वो इसे बेच ही नहीं सकता तो फिर ग्लव्स बनाने का क्या फायदा? कन्फ्यूशियस की सब्सक्रिप्शन, हुआटुओ की सब्सक्रिप्शन और सोयुन की मेडिसिन, सबके लिए पैसे चाहिए थे। सिवू ने किम सोयुन से कहा कि वो चिंता ना करे और ग्लव्स बेच दे, क्योंकि वे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं। सोयुन हैरान थी कि इतने प्रीमियम ग्लव्स को वो डिस्पोजेबल कह रहा था। फिर भी क्योंकि सिवू ने उसे सौंपा था, उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगी। सोयुन ने सिवू से कहा कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। फिर उसने मिस्टर सीओ से परमिशन मांगी ताकि वो उनका नाम इस्तेमाल कर सके। उसने बताया कि ग्लव्स को ऑक्शन में डालने का प्लान है। कुछ समय बाद ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर ने अगले लॉट की घोषणा की और वो लॉट ऐसा इक्विपमेंट था जिसकी मास्टर सीओ पागवांग भी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि सीओ पागवांग ऑरेलियन द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लैकस्मिथ हैं। ऑक्शनियर ने कपड़ा हटाया और बताया कि अगला लॉट हाई क्वालिटी ग्लव्स की एक जोड़ी है। ऑक्शनियर ने एक्सप्लेन किया कि ये ग्लव्स ओगर टेंडेंस से बने हैं, जिससे ये बेहद ड्यूरेबल हैं, मतलब कॉम्बैट के दौरान इनके टूटने का कोई डर नहीं। ऑक्शनियर ने कहा कि शायद लोग हैरान हो जाएं, लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी A रैंक मॉन्स्टर के टेंडेंस की वजह से है। अप्रेजल रिजल्ट्स के अनुसार ये ग्लव्स अपने ओनर को स्ट्रेंथन कर सकते थे। जैसे ही ऑक्शनियर ने ये कहा, हॉल में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। कई लोगों को लगा कि ये ग्लव्स एन्चांटेड इक्विपमेंट है, लेकिन एन्चांटेड इक्विपमेंट सिर्फ मास्टर ऑरेलियन ही बना सकते थे। ऑक्शनियर ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराकर बताया कि दुर्भाग्य से ये एन्चांटेड इक्विपमेंट नहीं है। कहा गया कि ये ग्लव्स अपने ओनर को लगभग 5 तक थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर ऐसा है भी तो भी ये ग्लव्स एक स्पेशल इफेक्ट वाला इक्विपमेंट है, और उससे भी बढ़कर ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जितने ही प्रभावी हैं। ऑक्शनियर ने ऑडियंस से कहा कि उनकी रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो बात को खींचती रही तो वे उसे मार ही डालेंगे। इसलिए उसने बिडिंग शुरू करने का सुझाव दिया। स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन वन था और हर बिड पर 5 मिलियन वन की बढ़ोतरी। तुरंत ही एक गेस्ट ने 10 मिलियन की बिड लगा दी, उसके बाद 15 मिलियन, 20 मिलियन और यहाँ तक कि 25 मिलियन तक। लेकिन गेस्ट्स हार मानने वाले नहीं थे। कुछ ही सेकंड में कीमत बढ़कर 50 मिलियन तक पहुंच गई। ऑक्शनियर ने घोषणा की कि अब से हर बिड 10 मिलियन वन से बढ़ेगी, और मानो कुछ हुआ ही न हो, कीमत तेजी से बढ़कर 60, 70, 80, 90 और फिर 100 मिलियन तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद प्रति बिड वृद्धि बढ़ाकर 50 मिलियन वन कर दी गई। लेकिन इससे भी गेस्ट्स नहीं रुके और कीमत तेजी से 250 मिलियन वन तक पहुंच गई। कुछ सेकंड बाद ग्लव्स की कीमत 350 मिलियन वन तक पहुंच गई। इसके बाद अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर ने गेस्ट्स की ओर देखते हुए पूछा कि क्या कोई और ऊंची बिड लगाना चाहता है। अचानक एक गेस्ट ने 2 बिलियन वन की बिड लगाई। सभी लोगों ने मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि हाँ, चैरिन थी। ऑक्शनियर ये देखकर दंग रह गई कि ग्लव्स की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई थी, और उसने हकलाते हुए बिड को दोहराया, 2 बिलियन वन। उसने पूछा कि क्या कोई इससे ऊंची बिड लगाना चाहता है। तुरंत ही 2.1 बिलियन वन की बिड लगाई गई। गेस्ट्स ये देखकर हैरान थे, क्योंकि ये ली मिनजंग थी। उसे देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बुचर ली मिनजंग। हाँ, चैरिन ने फिर नंबर उठाया और 3 बिलियन वन की बिड लगाई। दांत भींचते हुए ली मिनजंग ने फिर नंबर उठाया और 3.1 बिलियन वन की बिड दी। मानो उसका इंतजार हो। हाँ, चैरिन ने 4 बिलियन वन की बिड दे दी। ऑक्शनियर ने अंतिम बिड को दोहराया, 4 बिलियन वन। कोई और ऊंची बिड? 4 बिलियन 1, 4 बिलियन 2 सोल्ड। ग्लव्स 4 बिलियन वन में बेच दिए गए। चीज हासिल करके हाँ,
चैरन बेहद खुश थी। कुछ समय बाद सीओ फैमिली स्मिथी में सीवू सदमे से कांप रहा था और किम सोयुन भी चकित थी कि ग्लव्स इतनी कीमत में बिकेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऑक्शन में ग्लव्स बेचने पर सीवू को 3,600,000,000 वॉन मिले, जो बिल्कुल पागलपन भरा था। फाइनल कीमत 4 बिलियन थी, पर 5% ऑक्शन कमीशन और 100 यान की सर्विस फी काटने के बाद भी उसके अकाउंट में 3.6 बिलियन जमा हुए। अपनी खुशी संभाल न पाते हुए सीवू ने किम सोयुन को जोर से गले लगाया और कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन किम सोयुन ने माफी मांगी और उसे रोकने को कहा क्योंकि वो बहुत जोर से दबा रहा था। मुश्किल से सांस लेते हुए किम सोयुन ने कहा कि वो सांस नहीं ले पा रही। सीवू को होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। वो सांस संभाल रही थी और सीवू ने बताया कि शायद वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन अब वो उसके मेहनत के बदले कुछ देना चाहता था। किम सोयुन ने मना कर दिया क्योंकि सीवू पहले ही उसकी सारी सर्विसेज का भुगतान कर चुका था और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से उनकी कंपनी सोयन ऑक्शन हाउस की VIP बन गई थी, जो उसके लिए काफी से भी ज्यादा था। इस पर सीवू ने सीओ पालग्वांग को मदद की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि उससे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि असल में सब कुछ सीवू ने ही किया था, वो तो कुछ नहीं कर पाया। सीवू ने सोचा कि वो सीओ पालग्वांग को अलेग्रो रिदम बजाना सिखाएगा, जो उसने हाल ही में हेफेस्टस की वीडियो से सीखा था। उसके पास 4 बीट रिदम भी था जो पालग्वांग को सूट करेगा। और सबसे जरूरी, सीवू ने अपना फोन उठाया और कन्फ्यूशियस चैनल की सब्सक्रिप्शन ले ली, जिसमें 1 बिलियन वॉन लगा। उसे डिवाइन मार्शल आर्ट सीखनी ही थी, इसलिए वो कंजूसी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद COH ने अपने भाई से पूछा कि क्या ये जगह बहुत महंगी नहीं है। फिर बोली कि उसे यहाँ खाने की कोई जरूरत नहीं थी। सीवू ने समझाया कि उन्हें जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसी जगह पर खाना चाहिए। 600,000 वॉन पर पर्सन, हु केयर्स। आखिरकार उसके पास अब भी 2.6 बिलियन बचे थे। अब उसके पास हुआटू और कन्फ्यूशियस चैनल्स की सब्सक्रिप्शंस थीं, जिन पर हर महीने 1.1 बिलियन वॉन खर्च होने वाले थे। सीवू ने सोचा कि वो एक ड्रिंक ले ले ताकि मंथली एक्सपेंसेस का दबाव कुछ देर भूल सके। खाना आने तक उसने गॉड ट्यूब देखने का फैसला किया। इस बीच COAH ने आसपास देखा। ये उसका ऐसा पहला अनुभव था। सीवू कन्फ्यूशियस चैनल पर गया, जहां उसे तुरंत ही डिस्क्रिप्शन दिखी। हालांकि वो धीमा है और बोल नहीं सकता, पर उसकी एक्शंस बहुत तेज हैं। उसके 34,566 सब्सक्राइबर्स थे। सीवू ने सोचा कि 34,566 बहुत ज्यादा हैं, शायद उसके सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसका मतलब था कि गॉड ट्यूब पर भी स्कूल नेटवर्क्स मौजूद हैं। हर्क्यूल्स ने पहले कहा था कि डिवाइन मार्शल आर्ट सीखने के लिए ब्रेन पावर चाहिए, तो उसने सोचा कि ये SSS रैंक होगा, क्योंकि ये कॉम्बैट नहीं है। SSS रैंक मतलब डिवाइन मार्शल आर्ट से भी ऊंचा रैंक, और स्किल बढ़ाने के लिए उसे वीडियो देखकर समझना होगा। सबसे पहले सीवू ने पहला वीडियो प्ले किया, द डिग्निटी ऑफ अ जेंटलमैन। वीडियो में कन्फ्यूशियस गार्डन पवेलियन में बैठे हुए कह रहे थे कि एक जेंटलमैन वो होता है जो अपने आसपास के लोगों की केयर करता है। उसी पल सीवू को कुछ महसूस हुआ। उसे ये वीडियो बहुत बोरिंग लगा, लेकिन फिर भी उसने कन्फ्यूशनिज्म की बेसिक सीख ली और SSS रैंक जेंटलमैन की बेनेवलेंस, राइचसनेस, प्रोप्राइटी और विजडम 0.01% बढ़ गई। हर्क्यूल्स ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसने कन्फ्यूशियस की ब्रेन पावर हासिल तो की है, लेकिन पूरी तरह नहीं। सीवू ने कहा कि ये सही है और उसे मास्टरी लेवल बढ़ाना होगा। हर्क्यूलिस ने कहा कि डिवाइन मार्शल आर्ट शू के लेवल पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सरल शब्दों में, डिवाइन मार्शल आर्ट्स दुनिया के लॉज बदलने जैसी चीज है। ये सिर्फ सुपर पावर इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए माना वेन्स और प्रेशर पॉइंट्स में फ्लो करती है, और माना एग्जिस्टेंस का सोर्स है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए एक एम्पलीफाइंग ऑर्गन चाहिए जो इंटेंशन को माना तक पहुंचाता है। ईस्टर्न गॉड्स इसे सेंटर ऑफ ची कहते हैं। सीवू के चेहरे को देखकर हर्क्यूलिस को लगा कि वो बोर हो रहा है और शायद सोच रहा है ये क्या बकवास बोल रहा है। अचानक फोन की स्क्रीन से एक तेज फ्लैश निकला, जिससे सीवू चौंक गया। हर्क्यूल्स ने उसकी खोपड़ी पर उंगली मारी और कहा, तुझे डिवाइन मार्शल आर्ट सीखनी है, पावर चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना नहीं चाहता, सही? सीवू ने माना कि हर्क्यूलिस बिल्कुल सही था। हर्क्यूलिस ने कहा कि उसे पता ही था और उसने डिवाइन मार्शल आर्ट्स को आसान बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। आंसर सिंपल था, मसल्स में। सीवू को समझ नहीं आया क्या? हर्क्यूलिस ने कहा, अगर बॉडी खराब शेप में होगी तो माइंड भी सफर करेगा। सीवू ने पूछा, क्या ये उल्टा नहीं है? हर्क्यूलिस बोला, मसल्स बिल्ड करोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसने मसल्स फ्लेक्स की और कहा, अपने ब्रेन को परेशान मत कर, सब नॉलेज अपने मसल्स को दे दे। सीवू पूरी तरह स्पीचलेस था। कुछ समय बाद थका हुआ सीवू जमीन पर लेटा हुआ था। हर्क्यूलिस की मूवमेंट्स के साथ भी तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। सीवू को समझ आ गया था कि उसे डिवाइन मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीवू ने अपना फोन उठाया और स्टैटिस्टिक्स देखकर उदास हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि वो अपना लेवल बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। क्या वो कभी कर भी पाएगा? एक डिग्नेटरी ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि क्या कोई तरीका है ऐसी फाइट न हारने का जिसे जीतना पॉसिबल ही नहीं है। कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि तरीका है, इसके लिए लड़ाई को कभी खत्म ही मत होने दो। हर्क्यूलिस कभी एक इंसान था। वो एक ऐसा हीरो है जिसने ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए एक गॉड को भी सरपास कर दिया। तो फिर क्या हर्क्यूल्स ने इसके लिए कोशिश नहीं की होगी? क्या वो नहीं लड़ा होगा?
क्या वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ होगा? डिवाइन मार्शल आर्ट्स वो शक्ति है जो इंसान को खुद पर ही शक करवा दे कि क्या कोई इंसान इसे हासिल भी कर सकता है। ये सिर्फ लड़ाई की कला नहीं है। शिवू समझ गया कि वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है और इसका मतलब था कि उसे अब सिर्फ एंडलेस एफर्ट की ही जरूरत है। फाइटिंग स्टांस में खड़े होकर शिवू ने आगे की तरफ मुक्का मारना शुरू किया, हरक्यूल्स की मूवमेंट्स को रिपीट करते हुए जो इतनी तेज थी कि हवा का तेज झोंका भी उठ गया। एक अडिग इच्छा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। द जेंटलमैन्स लेवल ऑफ बेनेवलेंस, राइचसनेस, प्रोप्राइटी और विजडम 0.5% बढ़कर 0.51% तक पहुंच गया। आंखें खोलते ही शिवू उस नज़ारे से हैरान रह गया। अपने फाइनल ब्लो से उसने हेरक्लीज की डिवाइन मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था और उसी प्रक्रिया में पूरा पाक ही तबाह हो गया। उसकी एसएसएस रैंक डिवाइन मार्शल आर्ट्स स्किल 0.03% बढ़ गई। शिवू हल्का सा हंस पड़ा क्योंकि अब उसे शायद अपना प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर ढूंढना पड़ेगा। पाक डियोग्गू ने गहरी सांस ली जब उसे अपने बॉस का लेटर मिला। डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने वही वीडियो भेजा था जिसमें वैम्पायर बैट्स थी, बिल्कुल पिछली बार जैसा। फायर विच ने अपने चैनल पर नया रिकॉर्ड बनाया था और वो फिर से फर्स्ट प्लेस पर आ गई थी। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड था, 11 सेकेंड्स। उसका अटैक जितनी जल्दी शुरू हुआ उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया और फिर भी उसने उसी कॉन्सेप्ट का वीडियो दोबारा शूट कर दिया था। फाइल अपलोड पूरा हो चुका था और पाक डियोग्गू ने वीडियो खोल लिया। इस बार शिवू ने विच कॉस्ट्यूम पहन रखा था और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के प्यारे व्यूअर्स का स्वागत किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो वही अ मैन हु कॉन्करर द वर्ल्ड है जिसने दुनिया की हर चीज पर कब्जा किया है। स्मार्टफोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए उसने कहा कि उसने सुना है फायर विच के चैनल पर नया रिकॉर्ड बना है, 11 सेकेंड्स, एक सच में अविश्वसनीय रिकॉर्ड। इसलिए आज वो कोशिश करेगा फायर विच एमएस यूहाना को हराने की और अब वो दिखाएगा कि ये कैसे किया जाता है। बॉस के वीडियो में क्या हो रहा था, इससे पाक डियोग्गू बार बार शॉक्ड हो रही थी और अब फिर से वही हाल था। शिवू ने कहा कि व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि वो अचानक मिस यूहाना पर क्यों निशाना साध रहा है। अगर उसने सच में उसे टारगेट करने की कोशिश की तो शायद वो रोस्टेड हो जाएगा। इसका मतलब था कि वो बिना तैयारी के ऐसा नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए आज वो अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला था, कैसे हराया जाए मिस यूहाना को जिसने फर्स्ट प्लेस लिया था। अब बेवकूफ़ी की बातों को रोकने और आखिरकार शुरू करने का समय आ गया है। शिवू ने जोर से अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। उसके तुरंत बाद लेंस फट गया और वीडियो कट हो गया। पाक डियोग्गू हैरान रह गई कि सब कुछ इतना अचानक कैसे खत्म हो गया। उसने दोबारा चेक किया तो उसे पता चला कि उसके बॉस ने उसे 2 वीडियोस भेजे थे, लेकिन जब उसने दूसरा खोला तो वो फिर से शॉक्ड रह गई। जिस पल शिवू ने जमीन पर किक मारी थी उसके पीछे का गेट अचानक मुड़ गया और कैमरा नीचे गिर गया। जिस जगह उसने किक मारी थी वहां जमीन फट गई थी जिससे पूरा डंजन ही नष्ट हो गया था। शिवू ने कहा कि अब सोचने पर लगता है कि वो ट्रेनिंग डंजन्स में ही कर सकता था। पाक डियोग्गू पूरी तरह स्पीचलेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देख क्या रही है। फिर अचानक उसे याद आया कि वो खुद भी वहां जा चुकी है और उसने वीडियो की लेंथ चेक की और वो ये देखकर शॉक्ड रह गई कि वीडियो सिर्फ 4 सेकंड्स का था। कुछ देर बाद शिवू के नए वीडियो ने 342,775 व्यूज हासिल कर लिए थे और उसके सब्सक्राइबर्स बढ़कर 1160 तक पहुंच गए थे। डिवाइन मार्शल आर्ट की वजह से कमेंट्स और व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे और इस स्पीड पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाना शायद अब सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा। शिवू कमेंट्स पढ़ रहा था जब उसे कुछ अजीब लगा। यूजर एट वाई आर यू क्राइंग ने पूछा, क्या ये काफी नहीं है उस डंजन पर हमला करने के लिए जहां हान चेरिन फेल हुई थी? शिवू ये खबर सुनकर हैरान रह गया। कमेंट थ्रेड खोलते ही शिवू ने देखा कि कई लोग इससे जुड़े सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एट वाई आर यू क्राइंग ने कहा कि उसे खुद ठीक से नहीं पता, उसने भी कहीं सुना है। शिवू ने सोचा कि शायद ये सब रूमर्स ही होंगे। यूजर एट गो टू द सोना एंड फाइट ने लिखा कि उसने सब चेक किया है और ये बात सच लग रही है क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। वॉट अ स्ट्रेंज निकनेम वाले यूजर ने भी हैरानी से लिंक मांगा। शिवू ये देखकर शॉक्ड हो गया। अगर वाकई आर्टिकल्स आ चुके हैं तो एसएच ग्रुप का फ्यूचर क्या होगा जब उन्होंने एस रैंक डंजन रेड फेल कर दी। आज दोपहर 1 बजे ये खबर सामने आई कि एसएच हंटर्स गिल्ड की चेयरवुमन हान चेरिन एस रैंक डंजन रेड में फेल हो गई। खुशकिस्मती से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन कई लोग इस फेलियर से निराश थे। खासकर एसएच ग्रुप में नकारात्मक माहौल था क्योंकि उन्होंने हाल ही में हंटिंग इंडस्ट्री में भारी निवेश किया था और मार्केट में उतरने का सपना देखा था, लेकिन इस घटना ने उस सपने को खत्म कर दिया। इसके अलावा उनकी स्टॉक प्राइसेस भी गिर गईं। शिवू ने ढेर सारी जानकारी सर्च की, लेकिन कहीं नहीं लिखा था कि हाँ चेरिन कैसे फेल हुई। इसके बाद शिवू ने सोचा कि इसका उससे क्या लेना देना है। उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। उसे उसकी चिंता करने का समय नहीं था क्योंकि वो अपनी चीजों में बिजी था। हाँ, चेरिन खुद निपट लेगी। एसएच ग्रुप हेडक्वार्टर्स का टॉप फ्लोर। जैसे ही हाँ चेरिन पहुंची, एमआरएस हाँ ने कहा कि देखो किसने आने का फैसला किया है। हाँ चेरिन ने एसएच डायरेक्टर हाँ मिनाह को ग्रीट किया। हाँ मिनाह ने अपनी भांजी से कहा कि काफी समय हो गया और पूछा कि वो कैसी है। हाँ मिनाह मुस्कुराई और बोली कि उसकी तरफ देखो। फिर पूछा कि क्या वो चेयरमैन से मिलकर लौट रही है। चेरिन ने कहा कि हाँ वो वहीं थी और अपनी आंट से पूछा कि क्या वो भी उनसे मिलने आई हैं। हाँ मीना ने कहा कि चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बुलाई है। एसएच इस समय पूरी तरह केओस में था। स्टॉक प्राइस बुरी तरह गिर चुकी थी और उनके इन्वेस्टर्स पैसा वापस खींच रहे थे। और ये सिर्फ चेरिन की गलती नहीं थी, असल में सबकी गलती थी कि उन्होंने उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थीं।
जाते जाते हाँ मिनाह ने कहा कि हाँ चैरिन अब जा सकती है, नहीं तो उसे अपने भाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हाँ चैरिन हॉलवे में अकेली खड़ी रह गई, खोई हुई, परेशान और सोचों में डूबी हुई। कुछ देर बाद जब COAH ने सीवू की नई डिकॉक्शन पी ली